जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जी के पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके आने वाले सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पॉट जीके का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन। और ये जो सेशन है वो हम इसमें बात करेंगे जो आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है स्पॉट सेक्शन के। और ये यूट्यूब पे मुझे लगता है कि अपनी तरीके का पहला मॉक टेस्ट मैं अपलोड करूँगा जिसमें हम एक क्रिस्प नॉलेज जानेंगे स्पोर्ट के बारे में। ओलंपिक में जो जो गेम खेले जाते हैं उनमें क्या रूल होते हैं, क्या साइज होते हैं मैदानों के, क्या क्या खिलाड़ी संबंधित हैं। जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए ये 15 या 16 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम शुरू करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्पोर्ट जीके एमसीक्यू, ठीक है, सेट नंबर 1 है और इस तरह के 50 सेट में आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें मैं बहुत डिटेल में आपको हर स्पोर्ट के बारे में जानकारी दूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्या कहता है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कहा गया, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। दोस्तों, आइस हॉकी का मतलब है कि एक ऐसी हॉकी का ये खेल है जिसमें बर्फ़ के मैदान पर ये खेला जाता है। और आइस हॉकी जिस जगह खेला जाता है उसको कहा जाता है रिंक। रिंक। और दुनिया में सबसे बड़ा जो रिंक है ना वो किस देश में है, तो वो कनाडा में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आइस हॉकी का जो मैदान है उसको रिंक कहा जाता है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आइस हॉकी जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। क्लियर, याद रखना। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आइस हॉकी के बारे में तो कुछ बिंदु आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि सामान्यतः अगर आइस हॉकी का मैच है तो उसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं। तो सामान्यतः अगर आइस हॉकी का मैच हो रहा है तो सामान्य परिस्थितियों में 6 खिलाड़ी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आइस हॉकी की एक टीम में अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या 25 हो सकती है। लेकिन रिंक में कितने आएंगे तो आप बताएंगे 6 खिलाड़ी रिंक में होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक कप भी होता है, कौन सा, स्टैनली कप। स्टैनली कप का संबंध किस खेल से है, तो आपका जवाब होगा आइस हॉकी से संबंधित है स्टैनली कप। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सही जवाब होगा आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन सी, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है ज्योति सुरेखा वेन्नम का संबंध किस खेल से है। दोस्तों, ज्योति सुरेखा वेन्नम का अगर हम बात करें तो ये भारत की एक आर्चर है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तीरंदाजी। ज्योति सुरेखा तीरंदाजी करती हैं और बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी मानी जाती है भारत के अंदर। दोस्तों, हम बात करें तीरंदाजी के बारे में तो तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल भी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपका जवाब होगा तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तीरंदाजी के बारे में तो एक टर्म आपसे पूछी जाएगी, वुल्स आई। वुल्स आई किस खेल की शब्दावली है, तो आप बताएंगे तीरंदाजी की टर्मिनोलॉजी है वुल्स आइज। आपका क्वेश्चन में पूछा गया था ज्योति सुरेखा वेन्नम तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहा गया, आइजन हॉवर ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है। दोस्तों, आइजन हॉवर ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो आपके ऑप्शन है टेनिस, तीरंदाजी, गोल्फ या शूटिंग। इसका सही जवाब होगा टेनिस, बिल्कुल गलत। इसका सही आंसर है गोल्फ, सी आपका सही जवाब है। आइजन हॉवर ट्रॉफी ये गोल्फ में प्रदान की जाती है। अच्छा, आइजन हॉवर कौन थे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और जिनके नाम पर ये ट्रॉफी शुरू की गई है। ठीक है, आइजन हॉवर ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्या कहा गया है, अगला प्रश्न में कहा गया जूडो किस देश की मार्शल आर्ट है। दोस्तों, जूडो की अगर हम बात करें तो आपके ऑप्शन है ताइवान, कोरिया, चीन या जापान। सही जवाब होगा जापान, ऑप्शन डी। जूडो की उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना जूडो की उत्पत्ति जापान से मानी गई है। अच्छा, जूडो किसकी देन है, तो आप याद रखना एक व्यक्ति थे जिगोरो कानो। जिगोरो कानो, इनको जूडो का जनक माना जाता है, जिगोरो कानो। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जिगोरो कानो जूडो के जनक माने गए हैं। क्लियर दोस्तों। और जूडो के अतिरिक्त जापान में एक सूमो कुश्ती भी होती है ना, सूमो।
सूमो कुश्ती भी जापान की ही मार्शल आर्ट मानी जाती है। वो कुश्ती है एक तरीके की, बड़े बड़े मोटे पहलवान इसमें भाग लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था जूडो किस देश की मार्शल आर्ट है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, जापान। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले जो सूर्य दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है? तो दुनिया में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है जापान में, और इसीलिए जापान को कहा जाता है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूर्य की भूमि किसको कहा गया है? तो जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। और इसका एक नाम और भी है, निप्पॉन। किस देश का नाम निप्पॉन है? तो जापान का नाम निप्पॉन भी है। निप्पॉन का मतलब ये होता है उगते सूर्य की भूमि। हमसे पूछा गया था जूडो, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जापान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? एक मानक आइस हॉकी टीम में खेल के दौरान सामान्यतः कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे बताया था कि आइस हॉकी की टीम में सामान्य परिस्थितियों में कितने खिलाड़ी होंगे। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 6 खिलाड़ी इसमें होंगे, लेकिन टोटल अगर खिलाड़ी आपसे पूछे तो टोटल खिलाड़ी 25 हो सकते हैं। इसमें टोटल खिलाड़ी 25 हो सकते हैं, लेकिन रिंक में कितने होंगे? तो वो 6 खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। और आइस हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? आप बताएंगे, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। क्लियर, याद रखना। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में होते हैं। कबड्डी में कितने होते हैं? 7। वाटर पोलो में कितने होते हैं? तो वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, वाटर पोलो 7 खिलाड़ी। क्रिकेट में कितने होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। क्या आपको पता है पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो, तो आप बताएंगे, देखो पोलो को आप इस तरह से लिखो, POLO। पोलो कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4। तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। ठीक है, याद रखना। हमसे पूछा गया था आइस हॉकी की एक टीम में खेल के दौरान सामान्यतः कितने खिलाड़ी होंगे? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 6 खिलाड़ी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा गया? तीरंदाजी के खेल में एक लक्ष्य पर कितने व्रत होते हैं? दोस्तों आपका ऑप्शन है 11, 10, 6 या 7। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तीरंदाजी के खेल में, तो वो जो व्रत होते हैं वो कितने होते हैं? आपके ऑप्शन सी गलत जवाब होगा। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 10 सर्किल होते हैं इसमें। और देखो ये आप देख भी रहे होंगे, ये जो सबसे बीच का बिंदु है जहाँ पे मैंने ये रंगा है, इसको बोलते हैं बुल्स आई। बुल्स आई। और यहाँ पर निशाना लगाने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 10 अंक मिलेंगे। बाकी अगर आप यहाँ लगाएंगे तो 1, इसके अंदर लगाएंगे तो 2, इसी तरह से जितने अंदर की ओर निशाना होगा आपको पॉइंट बढ़ते जाएंगे। तो तीरंदाजी के खेल में लक्ष्य पर कितने व्रत होते हैं? आपका जवाब होगा 10 व्रत होते हैं। और 10वां व्रत जो होता है ये वाला, इसी को बोलते हैं बुल्स आई। ठीक है, तो आपको एक टर्म भी याद रखनी है, बुल्स आई किस खेल की शब्दावली है? तो तीरंदाजी। और तीरंदाजी के खेल में कितने व्रत होते हैं? आपका जवाब होगा 10 व्रत होते हैं। क्लियर। किस देश का राष्ट्रीय खेल था तीरंदाजी? अभी हम बताए थे, तो सही जवाब होगा भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। और ज्योति सुरेखा का संबंध कौन से खेल से है? तीरंदाजी से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या कहा गया है? बर्डी, ईगल और अल्बाट्रोस किस खेल की शब्दावलियां हैं? दोस्तों बर्डी, ईगल और अल्बाट्रोस आपके जवाब हैं टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, गोल्फ या पोलो। सही जवाब होगा गोल्फ। गोल्फ में गोल्फ करने के लिए अलग अलग शैलियाँ होती हैं, इसी में बर्डी होती है, ईगल होती है और अल्बाट्रोस होता है। तो आपके जवाब में आंसर होगा गोल्फ की शब्दावली है बर्डी, ईगल और अल्बाट्रोस। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है बोगी। बोगी भी एक टर्म है जो यूज की जाती है गोल्फ के खेल में। तो बोगी किस खेल की शब्दावली होगी? गोल्फ के खेल की। ठीक है, आपसे पूछ लेता है तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? अगला प्रश्न है शो जंपिंग, ड्रेसिंग और इवेंटिंग किस खेल की प्रमुख शैलियां हैं? दोस्तों शो जंपिंग, ड्रेसिंग और इवेंटिंग ये किस खेल में अलग अलग टाइप होते हैं? आपके ऑप्शन है वेट लिफ्टिंग, घुड़सवारी, गोल्फ या पोलो। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घुड़सवारी। ठीक है, घुड़सवारी में शो जंपिंग भी एक स्टाइल होता है, ड्रेसिंग एक स्टाइल होता है और दूसरा इवेंटिंग भी एक स्टाइल होता है। क्या आपको पता है कि घुड़सवारी का दूसरा नाम क्या है? इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना, इक्वेस्ट्रियन इस खेल को कहा जाता है। घुड़सवारी का दूसरा नाम है इक्वेस्ट्रियन, ये यू है नॉट जी, यू। ठीक है, यू है ये। तो इक्वेस्ट्रियन ये घुड़सवारी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए
कि जो गोल्फ होता है, गोल्फ खेलने का मैदान क्या कहलाता है? तो कोर्स कहलाता है, कोर्स। गोल्फ का मैदान कोर्स कहलाता है, ठीक है। जैसे क्रिकेट का मैदान पिच कहलाता है, ऐसे ही गोल्फ का मैदान कोर्स कहलाता है। तो हमसे पूछा गया था शो जंपिंग, ड्रेसिंग और इवेंटिंग किस खेल की शब्दावली है? ऑप्शन ए घुड़सवारी की शब्दावली है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली टेनिस से संबंधित नहीं है? टेनिस की कौन सी शब्दावली नहीं है? आपके ऑप्शन है स्मैश, ड्यूस या एस या चेकमेट। तो सही जवाब होगा, आपसे पूछा नहीं है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चेकमेट। चेकमेट जो टर्मिनोलॉजी है वो चेस में यूज की जाती है, चेस मतलब शतरंज में प्रयोग किया जाता है, जबकि स्मैश, ड्यूस और एस ये सब टेनिस में यूज किए जाते हैं। अच्छा, अब इनके बारे में बात करें। स्मैश क्या होता है? देखो, स्मैश का मतलब होता है बहुत तेज़ी के साथ में सिर के ऊपर से शॉट को मारना। आप इतनी तेज़ी से मारें, फॉर एग्जांपल कि एक खिलाड़ी ये है, दूसरा खिलाड़ी ये है, इस खिलाड़ी ने गोल्फ किया बहुत तेज़ी के साथ में, और ये जो शटल थी वो इसके ऊपर से चली गई पार हो के बहुत तेज़ी के साथ में। तो इसमें से एक इतना तीव्र शॉट होता है कि जो दूसरा खिलाड़ी है प्रतिपक्ष वाला, वो इसको डिफेंड नहीं कर पाता, इसको वापस नहीं भेज पाता, इसी को कहा जाता है स्मैश। अब बात करें ड्यूस की। देखो, टेनिस में जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 40-40 हो जाए, 40-40 अंक वो प्राप्त कर लें, तो उसको ड्यूस कहा जाता है, ठीक है, ड्यूस। एस क्या होता है? एस क्या, एस है जैसे इस खिलाड़ी ने एक शटल मारी इस खिलाड़ी की ओर को, ठीक है, और ये खिलाड़ी इतनी तीव्र गति से शटल मारा इसने कि ये इस शटल तक पहुंच ही नहीं पाया, ये शटल आई और ये यहाँ तक पहुंच नहीं पाया, तो इस शॉट को बोलेंगे एस, ठीक है, एस। तो टेनिस की शब्दावली स्मैश होती है, ड्यूस होती है, एस होती है। एक शब्दावली और आप याद रखना, वो है कौन सी? वो होती है आपकी लव। लव, लव क्या होता है? जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 0-0 हो, तो इसे टेनिस की परिभाषा में या टेनिस के खेल में लव कहा जाता है। लव मतलब 0-0। क्लियर? हमसे पूछा गया था टेनिस की शब्दावली कौन सी नहीं है? चेकमेट नहीं है। चेकमेट का मतलब क्या होता है? आपने सह और मात का खेल सुना होगा, सह और मात। जनरली आप फिल्मों में भी देखते होंगे, ये रही सह, ये रही मात बोलते हैं, तो वो चेस में होती है। शतरंज की टर्मिनोलॉजी है चेकमेट। क्लियर दोस्तों? चलिए, अच्छा, मैं आपको यहाँ पे भारत की एक महान खिलाड़ी का नाम बताता हूँ, सानिया मिर्जा। इसकी आत्मकथा भी पूछता है, एस अगेन ऑड्स। एस अगेन ऑड्स, ये किसकी आत्मकथा है? तो आप बताएंगे सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है एस अगेन ऑड्स। और ये एस जो शब्द है वो वही है कि आप शॉट को इतनी तेज़ी से मारें कि दूसरे वाला खिलाड़ी उस तक पहुंच ही ना पाए, उसको एस कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? विश्व में टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? आपके ऑप्शन है विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या यूएस ओपन। दोस्तों, दुनिया में टेनिस की सबसे पुरानी जो टूर्नामेंट है वो है आपकी विंबलडन। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता है जो हर साल किस शहर में आयोजित की जाती है? तो लंदन में आयोजित की जाती है। और विंबलडन की मैं बता दूं, ये 1877 में शुरू की गई थी। विंबलडन इतनी पुरानी प्रतियोगिता है टेनिस की कि ये 1877 में शुरू की गई और हर साल लंदन में खेली जाती है। दूसरी बात, विंबलडन की खास बात यह है कि ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है, ठीक है। इसका जो कोर्ट होता है वो ग्रास कोर्ट होता है, घास का बना हुआ कोर्ट होता है, जबकि फ्रेंच ओपन जो होता है ये क्ले पर खेला जाता है, ठीक है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि टेनिस की सबसे पुरानी टूर्नामेंट कौन सी है, तो आप बताएंगे विंबलडन सबसे पुरानी टेनिस प्रतियोगिता है जो हर साल लंदन में आयोजित की जाती है और इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस देश को वर्तमान टेनिस का जन्मदाता माना गया है, तो आपका जवाब होगा इंग्लैंड को। टेनिस का जन्मदाता किस देश को माना गया? तो इंग्लैंड को टेनिस का जन्मदाता माना जाता है। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है हॉकी, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल या गोल्फ। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हॉकी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा? गोल्फ बिल्कुल नहीं है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी, लॉन टेनिस। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, डेविस कप जो है वो केवल पुरुषों के लिए होता है, ठीक है। डेविस कप ओनली फॉर मेल स्पोर्ट पर्सन इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और डेविस कप को क्या बोलते हैं? टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आए कि टेनिस का विश्व कप किसको कहा जाता है, तो जवाब होगा डेविस कप को। और डेविस कप पुरुष टेनिस खिलाड़ियों के लिए खेला जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना।
तो सही जवाब होगा डेविस कप लॉन टेनिस के लिए यूज होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा, आपको एक चीज़ और याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है हॉपमैन कप का संबंध किससे है। हॉपमैन कप, हॉपमैन कप तो ये भी टेनिस के लिए यूज होता था, लेकिन वर्तमान में हॉपमैन कप की जो प्रतियोगिता थी ये बंद कर दी गई है, अब ये नहीं होता। इसमें मिक्स खिलाड़ी भाग लेते थे, मेल और फीमेल दोनों खिलाड़ी इसमें भाग लेते थे। क्लियर दोस्तों, तो डेविस कप का संबंध टेनिस से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मिंटोनेट किस खेल का मूल नाम है। दोस्तों मिंटोनेट किसको कहा जाता है, आपके ऑप्शन है हॉकी, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल या बेसबॉल। तो दोस्तों मिंटोनेट जो है ना ये वॉलीबॉल का मूल नाम है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मिंटोनेट वॉलीबॉल को कहा जाता है। क्या आपको पता है कि वॉलीबॉल का जनक कौन है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वॉलीबॉल का जनक कौन है तो आप बताएंगे विलियम मॉर्गन। विलियम मॉर्गन को वॉलीबॉल का जनक माना जाता है। विलियम मॉर्गन, वॉलीबॉल का जनक विलियम मॉर्गन। क्लियर, और वॉलीबॉल का दूसरा नाम क्या है, मिंटोनेट। क्लियर, याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, क्या कहता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, नॉट वॉलीबॉल, इट इज़ ए बेसबॉल। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, क्या कहता है। टूर डे फ्रांस प्रतियोगिता का संबंध किससे है। दोस्तों टूर डे फ्रांस की अगर हम बात करें, आपके ऑप्शन है साइकिल दौड़, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल या गोल्फ। तो टूर डे फ्रांस दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित साइकिल रेस है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, साइकिल दौड़। और ये यूरोप में आल्प्स और जो पायरेनीज के पर्वत हैं उन पर आयोजित की जाती है। पायरेनीज पर्वत पर ये आयोजित होती है टूर डे फ्रांस, और ये साइकिल की एक रेस होती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, टूर डे फ्रांस प्रतियोगिता का संबंध किससे है, साइकिल दौड़ से है, और ये आल्प्स पर्वतों पर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है आपका, क्रिकेट पिच की लंबाई कितने गज होती है। दोस्तों क्रिकेट की पिच की लंबाई आपके ऑप्शन है 22 गज, 20 गज, 18 गज या 21 गज। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 22 गज। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट का जन्म किस स्थान पर हुआ था तो आप बताएंगे क्रिकेट का जन्म हुआ था लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स एक जगह है इंग्लैंड में, और लॉर्ड्स को क्या बोलते हैं हम, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। क्रिकेट का मक्का किस स्थान को कहा गया है, लॉर्ड्स को कहा जाता है। तो क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड माना गया, और इंग्लैंड में वो जगह कौन सी है जहाँ से क्रिकेट को मतलब उत्पत्ति हुई है, तो वो है आपका लॉर्ड्स। क्रिकेट का मक्का इसको कहा जाता है। अभी भारत का एक खिलाड़ी है शिखर धवन, और शिखर धवन ने अपनी आत्मकथा भी लॉन्च की है, द वन। ठीक है, ये जरूर याद रखना, द वन किसकी आत्मकथा है, तो शिखर धवन की आत्मकथा का नाम है द वन। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था। देखो दो क्वेश्चन आपके लिए हो गए हैं, एक वॉलीबॉल विलियम मॉर्गन और बास्केटबॉल का आविष्कार। तो बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था, आपके ऑप्शन है केविन लव, जेम्स नाइस्मिथ, लेब्रन जेम्स और या माइकल जॉर्डन। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन वी, जेम्स नाइस्मिथ। ये कनाडा के एक फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने वाले टीचर थे, और इन्होंने बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स नाइस्मिथ ने किया था। क्लियर दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन जो ऐड किए आज के इस मॉक टेस्ट में, वो सब मैं आपके लिए लेके आया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। बहुत यूनिक था ये स्पोर्ट्स सेक्शन, जनरली कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस तरह के 50 सेट में लेके आऊँगा, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या 10 से 15 के बीच रहेगी, और हम 20 मिनट से कम टाइम में अपने ये जो समय होगा इसको हम पूरा करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब मैं डेली के जो है एक क्लास ही लेके आया करूँगा। डेली एक क्लास आया करेगी आपकी 8 बजे के बाद, आफ्टर 8 PM एक क्लास आएगी, और ये सब्जेक्ट वाइज होगी। ठीक है, अगला जो मेरा होगा वो पॉलिटी का होगा, क्योंकि पॉलिटी आपके UPSI के एग्ज़ाम में आने वाली है। तो पॉलिटी के मैं आपके 10 से 15 क्वेश्चन लेके आऊँगा। स्टे ट्यून्ड, बी सेफ और लर्निंग इट।